वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। कैसे हैं आप लोग? कोरोना वायरस के कारण पढ़ाई लिखाई छोड़ तो नहीं दिया बिल्कुल? लास्ट सेमेस्टर है आपका, इसको इस सेमेस्टर का तो पढ़ना ही है और पिछले सेमेस्टर का भी कोशिश कीजिए कि जितना हो सके रिवीजन करें ताकि प्रिपरेशन आपका रहे और आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए आप प्रिपेयर रहिए। इस सेमेस्टर में जो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस है उसका लगभग हम शायद 5 यूनिट तक का नोट्स भेज दिए हैं। 2 यूनिट का बचा हुआ है, वो भी हम भेज देंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ेंगे। फिलहाल कंट्रोल सिस्टम जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल टाइप का है, समझने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिए थे। जैसे स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े कि किस तरह के सिस्टम को हम लोग कंट्रोल सिस्टम कहेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप को कंट्रोल करता हो, आउटपुट जिसका हम लोग के अपने कंट्रोल में हो। उसमें हमने पढ़ा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जिसमें कि एक फीडबैक पाथ होता है। हमने देखा कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम को उसके ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके बाय ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक या सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक उसको रिड्यूस करके हम लोग उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, है ना। ट्रांसफर फंक्शन मतलब आप जानते हैं CS/RS। और अगर हमको किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मिल गया तो हम लोग बिना एक्चुअल इनपुट, जो RS वाला पार्ट है, बिना एक्चुअल इनपुट दिए हुए भी हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सिस्टम का आउटपुट कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, स्टेबिलिटी कैसी होगी, रिस्पॉन्स का नेचर कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा कि साइनसॉइडल होगा कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा कि रैंप होगा कि इनमें से कुछ और होगा। बिना एक्चुअल इनपुट दिए हुए हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन निकालना सीखा। फिर अगले यूनिट में हमने पढ़ा कि जो ट्रांसफर फंक्शन है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम लोग पढ़े थे, अगर जनरलाइज में लिखें तो अगर मान लीजिए अगर कुछ इस फॉर्म में है s+a इंटू s+b अपॉन समथिंग s⁻n इंटू s+c इंटू s+d, इस तरह के फॉर्म में है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है इसके रूट्स को हम लोग कहते हैं जीरोस। और जीरोस मतलब वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जिस पर कि सिस्टम का आउटपुट या सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जीरो होगा। और नीचे वाला जो पार्ट है जिसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, इसके जो रूट्स होंगे उनको कहते हैं पोल्स, जिसको कि क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं एस प्लेन में, और जीरोस को है ना सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल्स वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जिस पर कि आपके सिस्टम का आउटपुट इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, उसी को कहते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। जैसे यहाँ पे s⁻n है, इस सिस्टम के कितने पोल होंगे n+2 पोल, क्योंकि n पोल तो ओरिजिन पर होंगे। एक पोल होगा s=-c पर और एक पोल होगा s=-d पर। तो ये इसका टाइप कितना होगा, कितने टाइप का सिस्टम है, क्योंकि n पोल है ओरिजिन पर इसलिए टाइप n सिस्टम। जीरोस कितने, 2 जीरोस है, एक -a पर एक -b पर। अच्छा, उसके बाद एक और चीज हमने देखा, ऑर्डर। इस सिस्टम का ऑर्डर कितना होगा, तो नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सिस्टम। इसमें पोल्स कितने हैं, n+1 और +1। कितने पोल्स हैं, कितने रूट्स हैं, इस इक्वेशन में कितने रूट्स हैं, n+2 रूट, तो n+2 ऑर्डर है इसका। तो एक बार अगर हमको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, उसका ऑर्डर पता चल गया, तो हमने फिर एक पूरा का पूरा यूनिट इसी पे इन्वेस्ट किया कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम अगर पता चल गया, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो हमने एक जनरलाइज किया था, अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है
इस पे अगर हम इम्पल्स इनपुट देंगे तो कैसा आउटपुट मिलेगा, उसका नेचर कैसा होगा, वेवफॉर्म कैसा होगा, स्टेबिलिटी कैसी होगी। उस पे अगर हम लोग यूनिट स्टेप इनपुट देंगे तो कैसा आउटपुट होगा, रैंप इनपुट देंगे तो कैसा आउटपुट होगा, पैराबोलिक इनपुट देंगे तो कैसा आउटपुट होगा। सिमिलरली हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का भी देखा था कि उस पे इन्हीं सब इनपुट्स पर बिहेवियर कैसा होगा। तो मतलब सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को प्राप्त कर लेने के बाद हम लोग बिना एक्चुअल ये इनपुट दिए हुए भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आउटपुट कैसा होगा। ये सब हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है? स्टेडी स्टेट एरर मतलब कि किसी भी सिस्टम पे हमने जो आउटपुट दिया, सॉरी जो इनपुट दिया, उस इनपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू, जैसे मान लीजिए इनपुट दिया यूनिट स्टेप, तो यूनिट स्टेप का नेचर कुछ ऐसा होता है। तो इनपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू और आउटपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वही है स्टेडी स्टेट एरर। मान लीजिए किसी सिस्टम पर यूनिट स्टेप इनपुट दिए और उसका जो आउटपुट आया वो कुछ ऐसा आया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, लेकिन इस तरह से कांस्टेंट होगी। तो स्टेडी, ये यहाँ तक का पार्ट या थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके कहें तो यहाँ तक का पार्ट तो ट्रांजिएंट पार्ट है और उसके बाद का पार्ट स्टेडी स्टेट पार्ट है कि नहीं। तो स्टेडी स्टेट में इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, स्टेडी स्टेट एरर, जिसका हमने बहुत सारा प्रॉब्लम भी किया। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जनरलाइज्ड जो हमने एक रिजल्ट बनाया कि इफ टाइप ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टाइप ऑफ इनपुट, अगर टाइप ऑफ सिस्टम टाइप ऑफ इनपुट के बराबर है तो स्टेडी स्टेट एरर कितना होता है, फाइनाइट कुछ होगा, जैसे यहां कुछ है। अगर टाइप ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन टाइप ऑफ इनपुट है तो स्टेडी स्टेट एरर कितना होगा, 0। और अगर टाइप ऑफ सिस्टम लेस देन टाइप ऑफ इनपुट है तो स्टेडी स्टेट एरर कितना होगा, इनफाइनाइट। और टाइप ऑफ सिस्टम क्या है ये तो आप समझ रहे हैं, टाइप ऑफ इनपुट ये भी आप समझ रहे हैं कि यूटी, जिसको कि लिख सकते हैं टी टू द पावर 0, ये टाइप 0 सिस्टम है। आरटी जिसको लिख सकते हैं टी टू द पावर 1, ये टाइप 1 सिस्टम है। और पीटी जिसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन 2, ये टाइप 2 इनपुट है। टाइप 0 इनपुट, टाइप 1 इनपुट, टाइप 2 इनपुट, ये सब चीजें हमने देखा। इसके साथ साथ हमने और भी कुछ कुछ चीजें देखी, जैसे कि पोल लोकेशंस के हिसाब से स्टेबिलिटी वगैरह निकालना। तो इतना करने के बाद और इतनी चीजों को पढ़ने के बाद अब जो नेक्स्ट चीज जो हम लोग को पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, वो है कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी और राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। एसबीटी के सिलेबस के हिसाब से शायद यूनिट 6 है, तो आप उसको देखेंगे और उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी और उसी के अंदर आएगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोल सिस्टम एसबीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन राउथ-हर्विट्ज़ पे हर साल आता है, तो वो आएगा ही। कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोल सिस्टम से अगर आपके जेई लेवल के कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो उसमें राउथ-हर्विट्ज़ से प्रॉब्लम होने का बहुत चांस है और बहुत ही आसान टॉपिक है राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। उसको हम लोग समझेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए इसमें हम लोग जो ये है हमारा टॉपिक जो पहला है वो है कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, देखिए अगर जस्ट एक रफ डेफिनेशन दे, बिल्कुल रफ डेफिनेशन, तो वो ये है कि किसी भी सिस्टम को हम स्टेबल कहेंगे अगर उस सिस्टम पर हम कुछ डिस्टरबेंस करें, मतलब उसके इनपुट में कुछ चेंज करें, उसके इनिशियल कंडीशन में कुछ चेंज करें, पैरामीटर में कुछ चेंज करें, और इस चेंज के कारण अगर उसका आउटपुट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है या आउटपुट चेंज होगा लेकिन फिर वापस आउटपुट अपने पहले वाले ही पोजीशन पे पहुंच जाए, मतलब डिस्टरबेंस किए लेकिन फिर से वहीं पहुंच गए,
थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन फिर से हम पहुंच गए वहीं पर, तो वैसे सिस्टम को क्या कहेंगे, स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल इंडक्शन मोटर हम लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़े कि उसमें एक बेसिक कंडीशन है कि लोड टॉर्क हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बराबर होगा, है ना। आप गेहूं ज्यादा डाल देते हैं तो लोड टॉर्क को आप इंक्रीज कर देते हैं उसमें, लेकिन फिर लोड टॉर्क बढ़ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अभी कम है, लेकिन क्या होगा, स्पीड घटेगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क फिर इंक्रीज होगा और फिर वापस इसी कंडीशन पे आ जाएगा, TL इक्वल टू TEM, और घटे हुए स्पीड पर मोटर चलेगी। मतलब थोड़ा देर के लिए डिस्टरबेंस हुआ लेकिन फिर से हम यही पहुंच गए। तो इस तरह का सिस्टम क्या करेगा, स्टेबल सिस्टम, जिसमें कुछ डिस्टरबेंस हुआ लेकिन फिर से थोड़ा चेंज करके फिर अपने आप को वापस वहीं पे पहुंच गया, वो स्टेबल सिस्टम है। ये एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन अगर हमको किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करना है कि ये स्टेबल है कि नहीं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, है ना। खासकर कंट्रोल सिस्टम में अगर किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को अगर हम देखें तो उसमें से जो सबसे पहला रूल है, मतलब इन सब चीजों को आप चेक करके ये समझ सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। उसमें सबसे पहला जो रूल है उसको कहते हैं BIBO क्राइटेरिया या बीबो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। बी मतलब बाउंडेड, आई मतलब इनपुट, फिर बी मतलब बाउंडेड आउटपुट। बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया बहुत सिंपल। ये क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपको किसी सिस्टम को चेक करना है तो आप उस पर कोई बाउंडेड इनपुट दीजिए। बाउंडेड इनपुट मतलब, बाउंडेड इनपुट मतलब ऐसा इनपुट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ इनफाइनाइटली बढ़ती ना रहे। फॉर एग्जांपल यूनिट स्टेप इनपुट, यूटी, ये टाइम के साथ इसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट है, इट इज ए बाउंडेड इनपुट। साइनसॉइडल एक रेंज में है, बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली कोई बढ़ नहीं रहा है, एक रेंज में बाउंडेड इनपुट। तो एक जो ये जो बीबो क्राइटेरिया है ये कहता है कि अगर आपको किसी सिस्टम को चेक करना है कि वेदर इट इज स्टेबल और नॉट स्टेबल, तो आप उस पर बाउंडेड इनपुट दें और तब उसका आउटपुट देखें कि आउटपुट कैसा है। अगर आउटपुट भी बाउंडेड है, आउटपुट बाउंडेड मतलब आउटपुट यूनिट स्टेप टाइप का है या साइनोसॉइडल टाइप का है या एक्सपोनेंशियल टाइप का है, बाउंडेड है मतलब उसकी वैल्यू टाइम के साथ इनफाइनाइटली बढ़ती नहीं जा रही। अगर बाउंडेड इनपुट दें और आउटपुट भी बाउंडेड मिले तो इसका मतलब सिस्टम इज स्टेबल। फॉर एग्जांपल हम आपको दो सिस्टम लेते हैं और दोनों में आप खुद से देख सकते हैं कि ये क्राइटेरिया कैसे सेटिस्फाई होता है, ठीक है। जैसे देखिए हम एक सिस्टम ले रहे हैं, दोनों को हम अलग अलग करके देखते हैं। एक सिस्टम ऐसा है जिसका ट्रांसफर फंक्शन 1/s+1 है, सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल। और दूसरा जिसका 1/s-1, ठीक। तो ये दोनों है और दोनों पे ही हम एक बाउंडेड इनपुट देते हैं और RT बाउंडेड इनपुट इक्वल टू UT। इसके लिए भी सेम, RT इक्वल टू UT बाउंडेड इनपुट। अगर जिस भी सिस्टम का आउटपुट बाउंडेड होगा इसका मतलब वो सिस्टम स्टेबल होगा। इसमें हमने ये इनपुट दिया तो RT है तो RS कितना हो जाएगा, UT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, यहाँ पर भी RS इक्वल टू 1/s। तो यहाँ पर CS क्या हो जाएगा, CS इक्वल टू CS/RS, RS इधर जाएगा है ना, RS की वैल्यू 1/s, तो 1/s+1 इंटू 1/s। यहाँ पर भी CS इक्वल टू 1/s-1 इंटू 1/s, ठीक है। अब आप ये CS हो गया। अब हमको इसका आउटपुट निकालना है टाइम डोमेन में, तो CT, हाँ सॉरी, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा ना। तो CS इक्वल टू ये 1/s इंटू S+1 का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करें तो लिख सकते हैं A/s
प्लस बी बाई एस प्लस वन, और इसमें भी 1 बाई एस इंटू एस माइनस वन इक्वल टू ए बाई एस प्लस बी बाई एस माइनस वन। तो अब अगर हम इसको इधर लिखें 1 बाई एस इंटू एस प्लस वन इक्वल टू, इसका एलसीएम वगैरह लेकर के अगर करें तो a इंटू एस प्लस वन प्लस बी इंटू एस डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस वन। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 बाई एस इंटू एस माइनस वन इक्वल टू a इंटू एस माइनस वन प्लस बी इंटू एस डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस वन। ठीक है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, इधर क्या मिलेगा आपको 1 इक्वल टू एस कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस ए, और यहाँ पर 1 इक्वल टू एस कॉमन लें तो a प्लस बी माइनस ए। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है, कंपेयर करें कोएफिशिएंट को, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट अगर करते हैं हम यहाँ पे तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पर करेंगे तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे तो a इक्वल टू माइनस वन और b इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका CS कितना हो जाएगा, CS हो जाएगा 1 बाई एस माइनस 1 बाई एस प्लस वन, और यहाँ पर CS क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एस प्लस 1 बाई एस माइनस वन। अगर इनका हम लैप्लास इनवर्स लें तो ct क्या हो जाएगा, ct हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस t ut, और इधर क्या हो जाएगा ct, यहाँ ct हो जाएगा माइनस वन प्लस e टू द पावर t ut, ये आएगा। अब इनका जरा वेव फॉर्म देखते हैं, यहाँ पे, यहाँ यहीं पर वेव फॉर्म देखते हैं इसका। ठीक है, ct विथ रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे ct विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए ये इसके लिए अगर हम लोग t इक्वल टू जीरो पुट करें तो t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा t e टू द पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो पर होगी जीरो। इसको देखें अगर e टू द पावर जीरो पुट करेंगे तो वन, वन माइनस वन जीरो, ये भी होगा जीरो। और अब आते हैं इन्फिनिटी पर, अगर यहाँ पे t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करें तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू कितना होता है जीरो, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो वन माइनस जीरो वन, यानी अगर ये कोई वैल्यू, अगर यहाँ पर ये कोई मार्क वन है तो इन्फिनिटी टाइम पे या काफी देर बाद, जो कि हम लोग जानते हैं 5 टाउ, जो कि e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, वन होगा, टाइम कांस्टेंट कितना होगा वन, तो यानी 5 सेकंड पर ये स्टेडी स्टेट 5 टाउ पे स्टेडी स्टेट को मिलता है, तो इस पर ये मिलेगा, ये कुछ ऐसे, इसको हम लोग कह सकते हैं 5 टाउ और 5 सेकंड सिंस टाउ इज इक्वल टू 1 सेकंड। क्यों, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये एक्सप्रेशन होता है ना, तो टाउ कितना है 1 सेकंड। इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, तो बाउंडेड इनपुट दिया गया और आउटपुट भी कैसा है, बाउंडेड है, यानी ये इनफाइनाइट तक तो नहीं बढ़ रहा है, 5 टाउ के बाद ये फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो ये बाउंडेड इनपुट मिला इसको और आउटपुट भी कैसा मिला, बाउंडेड। तो ये सिस्टम कैसा कहेंगे इसको, ये कैसा सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम बाय बीबो क्राइटेरिया, ये सिस्टम स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इनपुट भी बाउंडेड था, आउटपुट भी बाउंडेड है। इसके लिए जरा देखिए, अभी तो ये, अब यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करें तो e टू द पावर इन्फिनिटी, e टू द पावर यहाँ पर t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें तो e टू द पावर इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस वन, दैट विल बी इन्फिनिटी, मतलब ये कर्व इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। क्या ये बाउंडेड आउटपुट है, नहीं, दिस इज नॉट बाउंडेड आउटपुट, दिस इज अनबाउंडेड आउटपुट, अनबाउंडेड आउटपुट, है ना। तो इस पे हमने इनपुट दिया बाउंडेड, लेकिन आउटपुट मिला अनबाउंडेड, तो दिस सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम, है ना। तो ये एक क्राइटेरिया है जिससे हम लोग किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं कि अगर सिस्टम को जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, अगर इनपुट बाउंडेड है और आउटपुट भी बाउंडेड मिला,
तो वो सिस्टम स्टेबल होगा पक्का। और अगर इनपुट हमने बाउंडेड दिया, आउटपुट अनबाउंडेड मिला, तो सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल। अब इसमें एक दो बात और है, देखिए, अगर बाउंडेड इनपुट है और बाउंडेड आउटपुट भी है तब तो सिस्टम स्टेबल है। अगर अगर अनबाउंडेड इनपुट है, अनबाउंडेड इनपुट और आउटपुट भी अनबाउंडेड है तब तो अनस्टेबल है ही। अगर बाउंडेड इनपुट अनबाउंडेड आउटपुट, बाउंडेड इनपुट अनबाउंडेड आउटपुट, अनस्टेबल। और चौथा केस, अनबाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं कि आप अनबाउंडेड इनपुट दें और बाउंडेड आउटपुट मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन चार केस में से सिर्फ एक केस है जिसमें कि सिस्टम को हम स्टेबल कर सकते हैं, वो है कि बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, BIPO क्राइटेरिया। एक तो ये है। दूसरा एक और है जो कि हम लोग जानते भी हैं कि अगर किसी सिस्टम का वैल्यू स्टेडी स्टेट, मतलब किसी सिस्टम, किसी इनपुट के लिए किसी सिस्टम का आउटपुट अगर स्टेडी स्टेट पे उसकी वैल्यू 0 या कुछ फाइनाइट वैल्यू रहती है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है ना, स्टेडी स्टेट पर किसी सिस्टम के आउटपुट की वैल्यू, जब हम उस पर कोई इनपुट अप्लाई किए तब जो आउटपुट वैल्यू है अगर वो 0 है या कुछ फाइनाइट वैल्यू है तो क्या कहेंगे कि वो सिस्टम उस इनपुट के लिए स्टेबल है। ठीक, ये भी है। थर्ड इंपॉर्टेंट है अपना कि तीसरा जो पॉइंट है वो ये है पोल लोकेशंस, है ना, थर्ड बाय पोल लोकेशन, ये हम लोग देख चुके हैं, है ना, कि सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से उसका रूट्स निकालिए और रूट से एस प्लेन पर उसका पोल लोकेशन निकालिए। जो उसका पोल लोकेशन होगा उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। फॉर एग्जांपल वी हैव डन मेनी केसेस, है ना, तो अगर पोल्स इधर हैं तो सिंगल हो या मल्टीपल हो, कितने भी हो, सिस्टम विल बी स्टेबल। अगर सिंगल पोल एट ओरिजिन है, सिस्टम स्टेबल। मल्टीपल पोल्स एट ओरिजिन है, सिस्टम अनस्टेबल। राइट हैंड साइड में एक हो या कई सारे पोल हो, सिस्टम अनस्टेबल। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था अगर जे ओमेगा एक्सिस पर सिंगल पोल्स हैं तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल, है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। इसका पूरा वेवफॉर्म देखे थे। मार्जिनली स्टेबिलिटी के लिए वेवफॉर्म आता है साइनोसॉइडल वेव, प्योर साइनोसॉइडल वेव, है ना, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अच्छा, इसी में अगर यहाँ पे मल्टीपल पोल्स मिल जाए तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स हो, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल है, मतलब कुछ इस तरह का है, A प्लस माइनस JB, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ S प्लेन, सिंगल और रिपीटेड, सिस्टम इज स्टेबल। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इसका जो रियल पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट, ये A माइनस ये जो पार्ट है, ये आपको क्या देगा? टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। और ये जो पार्ट है ये वाला B और यहाँ पे माइनस B, ये देगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो पोल लोकेशंस होते हैं, इसके कारण रिस्पांस कुछ ऐसा होता है, अगर आप ध्यान रहो कि ये साइनोसॉइडली कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी लेकिन एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेकिन एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो वैल्यू B देती थी हमको, B से हमको फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और A से ये पता चलता है कि कितने देर बाद, टाइम कांस्टेंट पता चलता है कितने देर बाद ये स्टेबल हो जाएगा, 5 टाइम, है ना। तो इस तरफ अगर है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल, इस तरफ तो स्टेबल, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल इधर तो अनस्टेबल।
ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखा था। अब देखिए, तो ये एक बड़ा अच्छा टेक्निक है, दिस इज वेरी बहुत बहुत इजी है, बहुत अच्छा है कि आप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालिए और ट्रांसफर फंक्शन निकाल करके क्या कीजिए कि उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से पोल लोकेशन निकालें और पोल लोकेशन निकालने के बाद उसको देख लें कि राइट हैंड साइड पे है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ पर है और स्टेबिलिटी के बारे में प्रिडिक्ट करें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स ही आपको पोल्स देते हैं और उसी से आप निकाल सकते हैं पोल लोकेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका पावर क्यूब का है, समथिंग लाइक दिस, है ना, और ए या कुछ इस तरह से है, 3 ऑर्डर का है या 4 ऑर्डर का है, कुछ कैलकुलेटर्स में मैक्सिमम 3 ऑर्डर तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेटर्स में 4 तक का भी है। लेकिन सिस्टम्स जो हैं हमारे एक्चुअल में इंडस्ट्रियल सिस्टम जो हैं, दे कैन बी ऑफ ऑर्डर हायर देन 3, हायर देन 4। एंड ऐसा भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आपको s⁻⁶ के फॉर्म में हो, s⁻⁷ के फॉर्म में हो, उसका आप रूट्स कैसे निकालेंगे और फिर वहां से आप पोल का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे कि पोल कहाँ कहाँ होगा, उसके रूट्स कहाँ होंगे और फिर उसकी स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे। दिस इज अ प्रॉब्लम, है ना, कि फॉर हायर ऑर्डर सिस्टम्स, हायर ऑर्डर सिस्टम के लिए सिंपल मैथमेटिकल टूल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके पोल्स को निकाल लेना, दैट इज नॉट अ इजी टास्क, दैट इज कम्बरसम, लेंथी भी है, टफ भी है। तो उसके लिए, इसी समस्या के सॉल्यूशन के लिए आपके पास जो टेक्निक है जिसको हम लोग को पढ़ना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्यों आया, है ना। तो जैसा हम लोग जानते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो वहीं से कुछ नई चीजें डिस्कवर होती हैं। राउथ हर्विट्ज दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। पहले हर्विट्ज ने स्टेबिलिटी का कंडीशन दिया, फिर उसको राउथ ने एक टेबल के माध्यम से, जिसको राउथ टेबल या राउथ एरे कहते हैं, उसके मदद से इसके कंडीशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये दोनों मिलकर के कहलाता है राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब देखिए, तो इसका मेन जो इंपॉर्टेंस है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को पता करने में है। हायर ऑर्डर सिस्टम, एक्चुअली ऐसा नहीं कि हायर ऑर्डर के लिए ही एप्लीकेबल है, किसी भी ऑर्डर, इवन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए भी आप इसको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक का तो कैलकुलेटर पे भी निकल जाता है। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ ना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का मेन इंपॉर्टेंस यही है कि ये आपको सिस्टम स्टेबल है कि नहीं ये बता देता है, साथ साथ और भी कई सारी चीजें बताते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, तो पहले तो हम आपको इसका नोट्स भेजेंगे, उसमें इसकी थ्योरी भी है और हम लोग इसको समझते भी चल रहे हैं अभी, तो आप देखिएगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज इट्स पर्पस। इसके पढ़ने का पर्पस क्या है, तो सबसे पहला पर्पस है टू फाइंड आउट क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी। सबसे पहला पर्पस तो यही है कि इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है, फीडबैक वाला सिस्टम है, वो स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ टू फाइंड आउट number of poles to the LHS left hand side comma RHS और at j omega axis। तो दूसरी चीज, आप एक तो आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि मार्जिनली स्टेबल है। दूसरा, आपको इसके साथ साथ ये भी पता चलेगा
कि कितने पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं एस प्लेन के, कितने पोल्स राइट हैंड साइड पे हैं, या अब क्या और क्या कोई पोल ज्योमेट्रिक एक्सिस पर भी है, ये भी पता चल जाएगा, है ना। हाँ, ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने पोल हैं ये तो पता चल जाएगा, लेकिन वो पोल कहाँ पर है ये नहीं पता चल पाएगा, है ना। वो पोल की लोकेशन इससे नहीं पता चलेगी आपको कि पोल कहाँ लोकेटेड है। ये जरूर पता चल जाएगा कि पोल कितने पोल हैं, और स्टेबिलिटी पता करने के लिए दैट इज सफिशिएंट। अगर आपको सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे ही मिल गए तो भले लोकेशन का तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है। अगर सभी अगर अधिकतर पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे हो और कोई एक भी पोल आपको राइट हैंड साइड का मिल गया तो लोकेशन से कोई मतलब नहीं, आप सीधे कहेंगे कि सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। तो ये आपको ये बता देगा कि कितने पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, कितने पोल राइट हैंड साइड पे, कितने पोल अगर हैं तो जियोमेट्रिक एक्सिस पे कितने हैं। तीसरी चीज ये भी पता चलती है कि इफ एनी पोल on j omega axis, then frequency of oscillation of, जैसा हमने देखा अभी हम यहाँ पे आपको बताए थे कि अगर पोल्स j omega axis पर हैं तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है ना। और मार्जिनली स्टेबल का मतलब ये है कि उसका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का होगा, है ना। तो अगर पोल्स j omega एक्सिस पर होंगे तो ये आपको उसकी लोकेशन बता देगा, j omega एक्सिस के पोल के लोकेशन को ये बता देता है या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को ये बता देता है। तो ये तीन चीज आपको पता चलेगी बाय द हेल्प ऑफ राउथ-हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। एक और भी है, गेन ऑफ सिस्टम, तो ये भी हम लोग देखेंगे जब टॉपिक पर आएंगे तब, मतलब जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। तो ये चारों चीजें आपको इस राउथ-हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से पता चलती हैं, पर्पस इसका ये है, ठीक। अब प्रोसेस कैसे करते हैं देखिए, प्रोसेस हाउ टू यूज दिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस में स्टेप 1, पहला स्टेप, फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन पता कीजिए, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन पता चलेगा तभी उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता चलेगा, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता चलेगा तभी आप उसका पोल्स वगैरह, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे, है ना। तो जनरली आपको राउथ-हर्विट्ज के न्यूमेरिकल्स में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली दे देता है, लेकिन अगर आपको कोई सिस्टम ही दे रहा है तो उसको आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करके या सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड से आप उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालिए। सबसे पहला स्टेप ये है। सेकंड, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता कीजिए, ठीक है। इफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस तरह का है, a नॉट s to the power n plus a1 s to the power n minus 1 plus a2 s to the power n minus 2 plus a3 s to the power n minus 3 plus कंटिन्यू an इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म का है, इस फॉर्म को देख करके आप डरिए नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये a नॉट a1 a2 a3 ये सब क्या है, कोएफिशिएंट है, और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे इफ n इक्वल टू 5, अगर n इक्वल टू 5 है तो यही इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, हम a नॉट a1 a2 जो भी है इसको हम कुछ मान ले रहे हैं, है ना। तो जैसे इफ n इक्वल टू 5, मान लीजिए यहाँ पर 6 s to the power 5 plus 5 s to the power 4 plus 3 s to the power 3 plus 6 s to the power 2 plus 7 s plus 8 इक्वल टू 0, ऐसा तो हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
ऐसा तो आ सकता है। इसी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि थ्योरी वाले पार्ट में इस तरह से ही आपको लिखना होगा एग्जाम में, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखें, इससे घबराना नहीं है ना, ये ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो पहला स्टेप तो ये है कि आप ट्रांसफर फंक्शन निकालें। दूसरा स्टेप ये है कि आप जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला उसको इस फॉर्म में लिखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हो सकता है कि आपको जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला उसमें हर एक ये s का वैल्यू ना हो, मतलब हो सकता है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ ऐसा मिले 8s to the power 5 plus 6s cube plus 3s plus 4 equal to 0, कुछ ऐसा मिला। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, ये इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में हर एक s to the power है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से स्टेबिलिटी निकालने के लिए आपको जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला है उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है ना, नहीं तो गलती होगी, वो मिस्टेक हो जाती है, छूट जाता है चीज। तो इसके लिए आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 8s to the power 5 plus 9s to the power, सॉरी 8s to the power 5 प्लस इसका s to the power 4 वाला पार्ट नहीं है, लिखेंगे 0 into s to the power 4 plus 6s cube plus 0 into s square plus 3 into s plus 4 equal to 0। अब ये इस फॉर्म में आ गया, हर एक s का पावर है यहाँ पर, जो नहीं था उसके साथ 0 को मल्टीप्लाई कर दिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा रहेगा, आपको सॉल्व करने में अच्छा रहेगा। तो 8s to the power 5 plus 0 into s to the power 4 plus 6s cube, ये आ गया फॉर्म। तो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, इस फॉर्म में है। अगर नहीं है इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में लाएंगे, जैसे यहाँ पर है, लाए हैं इस फॉर्म में, है ना। अब इस फॉर्म में लाने के बाद अब क्या करें? अब करेंगे स्टेप 3, और स्टेप 3 है ड्रॉ राउथ एरे और राउथ टेबल, ठीक है। थर्ड स्टेप इज स्टेप 3, ड्रॉ राउथ एरे और राउथ। अब ये राउथ टेबल कैसे बनता है? बहुत इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। इसको हम यहाँ लिखते हैं आपको, ठीक है। राउथ एरे कैसे बनेगा? देखिए, आपका कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन क्या है? a नॉट s to the power n प्लस a1 s to the power n minus 1 प्लस a2 s to the power n minus 2, ठीक है, प्लस a3 s to the power n minus 3 प्लस कंटिन्यूड अप टू an इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्म में। तो राउथ टेबल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तरफ s to the power n से लेकर के s to the power 0 तक लिखेंगे, जैसे s to the power n, s to the power n minus 1, s to the power n minus 2, s to the power n minus 3, है ना। ऐसे करते 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 s to the power 0 तक लिखेंगे और ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे? अब s to the power n का कोएफिशिएंट कितना है? a नॉट, a नॉट को लिखेंगे यहाँ पे, a नॉट, a नॉट के अब नेक्स्ट a नॉट के बाद क्या है? a1, a1 को लिखेंगे यहाँ पे, a नॉट a1, s to the power n minus 1 का कोएफिशिएंट a1 है तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन s to the power n minus 2 का कोएफिशिएंट a2 है, लेकिन उसको यहाँ नहीं लिखना। देखिए, हम आपको इसका तरीका बता रहे हैं, ये कैसे राउथ्स ने ये किया होगा, क्या एक्सपेरिमेंटेशन है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, तो इसको हम लोग ये नहीं, सिर्फ मेथड समझना है कि कैसे राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है, दिस इज आवर मोटिव। तो तरीका क्या है? तरीका है s to the power n वाले को यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट वाले को नीचे, फिर अगले वाले को ऊपर a2, फिर नेक्स्ट वाले को नीचे a3, फिर अगला वाला ऊपर a4, फिर a5, और ये ऐसे ऐसे आगे
आगे बढ़ेगा, चाहे जितना भी हो। तो एक जस्ट A0, A1, A2, A3, A4, A5 कंटिन्यू। ठीक, नीचे नीचे में यहां पर जो वैल्यू होगी उसको हम लिख रहे हैं B1, यहां पर जो वैल्यू होगी उसको लिख रहे हैं B2। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू होगी उसको लिख रहे हैं B3। एक और हम यहाँ पे लिख देते हैं A6, A7, और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये B1 क्या है, ये आपको बनाना नहीं, ये हम रफ के लिए यहाँ बनाना, राउथ टेबल, ये राउथ टेबल इधर ही चल रहा है, ये हम रफ के लिए कर रहे हैं। B1, व्हाट इज B1? तो B1 होगा, B1 होगा, ध्यान से देखिएगा, B1 विल बी A1 A2 A1 A2 माइनस A1 A2 माइनस A0 A3। B1 will be A1 A2 minus A0 A3 divided by A1, divided by A1, A1 A2 minus A0 A3 divided by A1, ये क्या होगा B1। ठीक, B1 यहां पर जो वैल्यू लिखनी है वो क्या होगी A1 A2 माइनस A0 A3 डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, B2, B2 क्या होगा, B2 क्या होगा, B2 होगा देखिए B2 क्या होगा, B2 होगा B1 में क्या किए A1 A2 माइनस A0 A3 डिवाइडेड बाय A1। तो B2 के लिए, B2 के लिए A1 A4, B1 के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो B2 के लिए A1 A4, A1 A4 माइनस, अब समझ रहे होंगे आप, A1 A4 माइनस, जैसे B1 के लिए A1 A2 माइनस A3 A0, उसी तरह से B2 के लिए A1 A4 माइनस A0 A5 माइनस A0 A5 डिवाइडेड बाय A1, A1, A1 ही है ना। B1 क्या था A1 A2 माइनस A0 A3 डिवाइडेड बाय A1। B2 क्या होगा A1 A4 माइनस A0 A5 डिवाइडेड बाय A1। B3 क्या होगा, सोच के बताइए आप। B3 will be A1 A6 माइनस A0 A7 डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, B3 will be A1 A6 A1 A6 माइनस A0 A7 डिवाइडेड बाय A1। तो ये हो गया B1 B2 B3। ठीक है, अब इसके नीचे की वैल्यू को हम लिखते हैं C1 C2 C3, ये इस तरह से। ठीक है, अब C1 कैसे निकलेगा, तो C1 और इसी तरह से नीचे का सारा निकलता चला जाएगा। C1 कैसे निकलेगा, देखिए B1 निकालने के लिए आपने इन दोनों में किया, तो C1 निकालने के लिए इन दोनों में करना है सेम प्रोसेस। C1 निकालने के लिए B1 A3, C1 निकालने के लिए B1 A3 माइनस A1 B2, C1 निकालने के लिए B1 A3 B1 A3 B1 A3 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाय B1। ठीक है, B1 A3 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाय B1। करेक्ट, समझ में आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली C2 के लिए सोचिए, C2 के लिए क्या होगा जब तक हम इसको मिटाते हैं। C1 के लिए, सॉरी C2 के लिए B1 A5 माइनस A1 B3, सही है,
C1 के लिए था B1A3 माइनस A1B2, तो C2 के लिए क्या हो जाएगा B1A5 माइनस A1B3 डिवाइडेड बाई B। तो इसी तरह से C1 C2 C3 फिर नीचे जितने भी हों उनको पता करते चलना है, और जितना हो सके इस मतलब कि जितना पॉसिबल हो, मतलब इस टेबल को तो पूरा आपको बना लेना है। सबसे पहला जो थर्ड स्टेप है आपका कि इस टेबल को पूरा का पूरा बना लेना है, कंप्लीट टेबल, राउथ टेबल कंप्लीटली बना लेना है थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन निकल गया, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन पता चल गया, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उसके बाद फिर ये राउथ टेबल कंप्लीटली बना ली। कंप्लीट राउथ टेबल बन गया। कैसे बना आप देख रहे हैं, ए नॉट कोफिशिएंट को पहले लिखना है, ए नॉट A1 A2 A3 दो रो में अरेंज करना है। उसके बाद जो B1 है वो क्या होगा A1 A2 माइनस A नॉट A3 डिवाइडेड बाई A1। B2 क्या होगा A1 A4 माइनस A नॉट A5 डिवाइडेड बाई B2। सिमिलरली C1 क्या होगा B1 A3 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाई B1, और C2 क्या होगा सेम इस प्रोसेस है। तो थर्ड स्टेप में आपको ये कर लेना है, ठीक है, ये प्रोसेस है। अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट है जिसको कहते हैं राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, है ना, वो स्टेप 4 में आएगा कि अप्लाई राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है उसको देखते हैं, मतलब उसके एक पार्ट को, और टाइप 1 इस पे जो प्रॉब्लम है उसको करते हैं कुछ, उसके बाद फिर आगे हम लोग कर देंगे। तो देखिए जो ये है स्टेप 4 में अप्लाई राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक जो पॉइंट है, देखिए राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में जो फर्स्ट पॉइंट है ए, वो ये है कि इफ देयर आर नो जीरो एंड no sign change in the value of first column of Routh table, system is stable and all poles to the LHS of S-plane। पहला पॉइंट क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये कर रहा है कि आप राउथ टेबल बनाइए, और राउथ टेबल के पहले कॉलम को देखिए, जो हमारा पहला कॉलम था A0 A1 B1 C1 D1 पूरा, पहले कॉलम को देखिए और पहले कॉलम के एलिमेंट्स को देखिए, है ना। अगर उन एलिमेंट्स में कोई जीरो नहीं है और कोई साइन चेंज नहीं है, साइन चेंज का मतलब मान लीजिए कोई वैल्यू थी 5 और उसके जस्ट नीचे का वैल्यू आ गया -4, साइन चेंज हो गया, है ना, प्लस से माइनस हो गया। तो अगर पहले कॉलम में कोई जीरो नहीं है और कोई साइन चेंज नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम क्या है, स्टेबल है, और सारे के सारे पोल्स जितने भी जो भी उस कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम का ऑर्डर हो, जितने भी पावर का हो, उतने पोल्स होंगे, और वो सारे के सारे पोल्स कहाँ हैं, एलएचएस में, लेफ्ट हैंड साइड पर। पहला क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर सेम साइन के हैं और कोई भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम बिल्कुल स्टेबल है और सभी के सभी पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। बी, इफ देयर आर नो जीरो बट देयर आर साइन चेंजेस, if there are no zero but there are sign changes, then system is
unstable and number of sign changes is equal to number of poles to the RHS of मतलब सेकंड, अगर पहले कॉलम में जीरो तो नहीं है लेकिन साइन चेंज हो रहा है, तो जैसे ही साइन चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि सिस्टम अनस्टेबल है। पहली बात, पहला जो पर्पस था वो हो गया कि अगर साइन चेंज है मतलब सिस्टम अनस्टेबल है। अब जितने साइन चेंज होंगे उतने पोल्स राइट हैंड साइड पे होंगे और बाकी बचे पोल्स कहाँ होंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे। अगर जीरो नहीं है तो इमेजिनरी एक्सिस पे पोल के होने का कोई सवाल नहीं है। जीरो आता है तो इमेजिनरी एक्सिस पर आता है। अगर जीरो नहीं है, सभी सेम साइन के हैं तो सभी लेफ्ट हैंड साइड पर है। लेकिन अगर साइन चेंज है तो जितनी बार साइन चेंज हुआ उतने पोल्स कहाँ होंगे? राइट हैंड साइड पे, और बाकी पोल्स कहाँ होंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉलम में है 5 4 3 2 1, कोई साइन चेंज नहीं, मतलब सभी पांचों के पांचों पोल कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर ऐसा है 5 -4 3 -2 1 ऐसा है। अब जरा ध्यान से देखिए कितने साइन चेंज हुए। पहले यहाँ प्लस था, प्लस से माइनस हुआ, 1 साइन चेंज, ठीक। फिर अगला 3 है, माइनस से फिर प्लस हुआ, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस से माइनस हुआ, एक बार साइन चेंज हुआ, फिर माइनस से फिर प्लस हो रहा है तो एक और साइन चेंज हो रहा है, और प्लस से फिर माइनस हुआ, एक और साइन चेंज हुआ, और माइनस से फिर प्लस हुआ, एक और साइन चेंज हुआ। तो कितने साइन चेंज हुए? 1 2 3 4 साइन चेंज, 4 बार साइन चेंज हुआ। मतलब 4 पोल होंगे राइट हैंड साइड में और एक पोल होगा लेफ्ट हैंड साइड में। सिस्टम अनस्टेबल है। वो तो एक भी साइन चेंज होता तो सिस्टम अनस्टेबल होता। लेकिन समझना ये है, प्लस से माइनस हुआ, एक बार साइन चेंज हुआ, और माइनस से प्लस हुआ तो फिर साइन चेंज हुआ। अगर यही ऐसा रहता 5 -4 -3 -2 -1, तो प्लस से माइनस हुआ 1 साइन चेंज, उसके बाद फिर माइनस 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 ही है, फिर कोई साइन चेंज नहीं है। तो मतलब एक ही साइन चेंज है। मतलब सिस्टम तो अनस्टेबल है लेकिन एक ही पोल कहाँ है? राइट हैंड साइड में, बाकी सारे पोल कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे ही हमारा टाइप 1 प्रॉब्लम होगा। तो टाइप 1 प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, बाकी सब आपको हम दे दे रहे हैं घर पे करने के लिए। घर पे ही हैं आप ऑब्वियसली, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कल इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे और फिर अगला टाइप 3 और टाइप 4 कई सारे टाइप्स के प्रॉब्लम है इसमें। जितने टाइप्स पॉसिबल है सारे टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो टाइप 1 प्रॉब्लम में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। ठीक है, कहा है कि इफ कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय, बहुत सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन दे रहा है s² प्लस 5s प्लस 10 इक्वल टू 0, देन कमेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बाय राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। तो ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं इसको कमेंट कीजिए। तो इसको आप लोग कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, लेकिन राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया सिखा रहा है तो हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए क्या ये कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है s टू द पावर 2 है, s टू द पावर 1 है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब s टू द पावर मतलब 2 1 यहाँ 0 होना चाहिए तो वो है। तो कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन कैसा है? s² प्लस 5s प्लस 10 इंटू s टू द पावर 0 खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब राउथ टेबल s² s1 s टू द पावर 0, ठीक। वैल्यूज पुट करेंगे, s² का कोफिशिएंट 1, अगला यहाँ जाएगा 5, नेक्स्ट 10 यहाँ, उसके बाद यहाँ का वैल्यू कुछ भी नहीं तो 0, ठीक है। 1 यहाँ पुट किए, अगला 5 यहाँ पुट किए, नेक्स्ट 10 यहाँ पुट, अगला कुछ नहीं 0, फिर इधर 0 0 आप लगा दीजिए। अब s0 निकालते हैं, 5 इंटू 10
5 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5, यही होगा। हम इसको लिखें यहाँ 5 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, यहाँ की वैल्यू। और यहाँ की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा और इसको जगह दूर दूर लिख देते हैं, 10 0 0 0। तो यहाँ की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 0 बाई 5। यहाँ की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 बाई 5, ये होता है ना 5 इंटू जी। यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू चाहिए तो 5 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 0 बाई 5। यहाँ का वैल्यू 5 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 बाई 5, तो वो तो 0 ही होगा। 5 इंटू 0 0, इधर भी 0। ये वैल्यू कितना आ रहा है एग्जाम में। आप चाहें तो रफ में इसको, या यहाँ जो सॉल्व करना है उसको रफ में आप कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर इसको हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0 तो 0 ही होगा, 5 10 50, 50 बटे 5 10, तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। अब आपने टेबल बना लिया। अब आप इसके फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व कीजिए, जो फर्स्ट कॉलम है, ऑब्जर्व दिस, सिंस all elements in first column are of same sign, therefore number of sign change equal to 0। साइन चेंज कितना हो रहा है, 0। तो therefore number of poles to the RHS, right hand side, RHS of S plane, राइट हैंड साइड पे कितने पोल होंगे, 0। जितने साइन चेंज उतने ही नंबर ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे कितने पोल होंगे, 0, देयरफॉर नंबर ऑफ पोल्स ऑन LHS, कितने पोल होंगे सिस्टम के, 2 पोल होंगे, 2 ऑर्डर है तो 2 पोल होगा। राइट हैंड साइड पे कोई पोल नहीं, 0 तो आया ही नहीं, तो फर्स्ट कॉलम में 0 नहीं आया, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे कोई पोल नहीं है, तो जो 2 पोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, एंड देयरफॉर सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको बनाना है, आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो कि आपको घर पे बैठे बैठे नहा सुना के बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो बना दिए हम, 2 देखिए, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन सबका दिया हुआ, s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 16 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, s टू द पावर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू s टू द पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू s प्लस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 20 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6, s to the power 5 plus 6s to the power 4 plus 3s to the power 3 plus 5s square plus 10s plus 10 equal to 0. Question number 7, s to the power 5 plus s to the power 4 plus 3s cube plus 5s square plus 2s plus 2 equal to 0, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर्स बना के रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी जल्दी इन सबको सॉल्व करके ये करेंगे, फिर आगे इसके टाइप 3 और नेक्स्ट प्रॉब्लम पहुंचेंगे। पहला ये वीडियो था थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि पिछला हमको रिवाइज कराना पड़ा है, अगले वीडियोस थोड़े शॉर्ट होंगे और ज़्यादा।
तो कैसा लगा आपको, इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट्स में या ग्रुप पे, और पढ़ाई कीजिए। दिस सेमेस्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लास खोलेगा